Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एवरीवन, मैं अरुण ठाकुर आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं यूट्यूब प्लेटफॉर्म ई-फिजिक्स पर। लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक एक डिस्कस किया था वो था बायो-सेवर्ट्स लॉ, और आज इस वीडियो की स्टार्टिंग अपन करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ से, यानी बायो-सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग। हमारे सिलेबस में बेसिकली दो ही अनुप्रयोग हैं। एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें मतलब एक सीधा सा धारावाही तार है, उसमें अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो उसने जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया है वो मैग्नेटिक फील्ड हमें ज्ञात करना है, एक तो ये वाला एप्लीकेशन। और दूसरा एक सर्कुलर लूप में करंट फ्लो हो रहा है, तब वो सर्कुलर लूप कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, दूसरा एप्लीकेशन ये है। तो अभी इस वीडियो में केवल हम पहले एप्लीकेशन को लेके चलेंगे, और वो क्या है, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, यानी एक सीधे धारावाही तार के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, और वो भी ऐसा सीधा धारावाही तार जो फाइनाइट लेंथ का है, एक सीमित लंबाई का है, निश्चित लंबाई का है। क्योंकि हमें यहाँ पे दोनों ही पोजीशन देखनी है, एक तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एक सीधे तार के कारण जो कि निश्चित लंबाई का है, और फिर मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है एक सीधे तार के कारण जो कि इनफाइनाइट लेंथ का है, अनंत लंबाई का है। तो सबसे पहले हम एक निश्चित लंबाई का वायर लेके चल रहे हैं, करंट कैरिंग वायर, और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो हम इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर बायो-सेवर्ट्स लॉ से। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ये है वो करंट कैरिंग वायर जिसमें कोई ना कोई करंट फ्लो हो रहा है। सपोज करिए इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, फाइनाइट लेंथ है इसकी, एक सीमित लंबाई का वायर है, मैं इसको नाम दे देता हूँ एक्स वाई, ठीक है। इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, ये हमें बताया जाएगा, और हमें इसके किसी भी पॉइंट से डी डिस्टेंस पर, यानी कि डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, और एक पॉइंट दे रखा है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्ञात करनी है, कितनी होगी। मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट है ओ, और इस पॉइंट से डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ कहीं पर एक पॉइंट है P, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ये P, यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है कितनी होगी, ठीक है। और क्या क्या जानकारी हमें दे रखी है, तो हमें जानकारी ये दे रखी है कि इस लाइन OP के रेस्पेक्ट में वायर के निचले सिरे का जो एंगल बनता है, यानी ये वाला जो एंगल बनता है ये है φ1, ठीक है। और इस लाइन के रेस्पेक्ट में ये वाला जो ऊपर वाला सिरा है वायर का, इसका जो एंगल बनता है वो है φ2। ये वाला जो एंगल है वो कितना है, φ2 है। मैं इसको अलग दिखा रहा हूँ। इतनी जानकारी हमें दे रखी है, क्या क्या, कि करंट कितना फ्लो हो रहा है वायर में आई, मैग्नेटिक फील्ड हमें कहाँ निकालना है, तो वायर के किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पर जो एक पॉइंट है P, वहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है कितना होगा। और क्या क्या बता रखा है, तो हमें ये बता रखा है कि पॉइंट P पर वायर का ये जो निचला भाग है ये कितना कोण, कितना एंगल इंटरसेक्ट कर रहा है, कितना कोण बना रहा है, और पॉइंट O से ऊपर का जो भाग है तार का वो कितना कोण बना रहा है। ये जानकारी हमें इतनी दे रखी है। बस इन्हीं के पदों में, इन्हीं के टर्म्स में हमें मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। किसकी हेल्प से ज्ञात करना है, बायो-सेवर्ट्स लॉ की हेल्प से ज्ञात करना है। और हमें पता है बायो-सेवर्ट्स लॉ हमें जो मैग्नेटिक फील्ड बताता है वो एक छोटे से करंट एलिमेंट के कारण बताता है, एक धारा अल्पांश के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। बाकी तो हम उसका समाकलन करेंगे, और समाकलन करके हम पूरे वायर के कारण या जो भी कंडक्टर है उस पूरे कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो इसमें बायो-सेवर्ट्स लॉ अप्लाई करने के लिए मैं अपनी तरफ से इस पर एक छोटा सा एलिमेंट कहीं भी ले लेता हूँ पूरे वायर में, है ना। मैं मान सकता हूँ कि ये छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है पूरा वायर, और उन बहुत सारे एलिमेंट्स में से मैं आपको यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट दिखा रहा हूँ, ये वाला काफ़ी छोटा है, फिगर में बड़ा दिखाया है,
केवल समझने के लिए। ये एक छोटा सा एलिमेंट है, इसको भी हमने नाम दे रखा है ए बी, और लेंथ इसकी कितनी है, तो मैंने इसकी लेंथ मानी हुई है DL। अच्छा, अब इसकी पोजीशन बतानी है हमें, यानी कि हमने अपनी तरफ से ये जो एलिमेंट इस वायर पर ले रखा है ये कहाँ पर है, इसकी लोकेशन क्या है। और देखो इन दोनों सिरों की जो पोजीशन, जो लोकेशन बताई है, क्योंकि वो भी एंगल के फॉर्म में बताई है, कोण के पदों में बताई है, तो इसकी भी पोजीशन मुझे कोण के पदों में ही लेनी चाहिए कायदे से। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने ये वाला जो एलिमेंट लिया है वो एलिमेंट इस लाइन OP के रेस्पेक्ट में फाई एंगल बना रहा है, यानी हमें इसकी कोणीय स्थिति, एंगुलर पोजीशन पता है कितनी है, फाई। ठीक है ना, क्योंकि हमने ये वाले दोनों सिरों की जो पोजीशन बताई है वो भी इसी लाइन के रेस्पेक्ट में, इसी रेखा के सापेक्ष बताई है। तो इसी रेखा के सापेक्ष मैंने इसकी भी पोजीशन आपको बताई है कि ये कितने कोण पर है, फाई कोण पर है। साथ ही साथ इसकी खुद की जो एंगुलर विड्थ है, जो एंगुलर चौड़ाई है, जो है इसकी कोणीय चौड़ाई, उस कोणीय चौड़ाई को मैंने मान रखा है D फाई, यानी कि ये वाला जो कोण बन रहा है वो कोण बन रहा है D फाई। ठीक है ना, तो एलिमेंट के बारे में हमें दो बातें पता है कि एलिमेंट कहाँ पर है, तो इस लाइन के रेस्पेक्ट में फाई कोण पर है, और खुद की कितनी चौड़ाई है, एंगुलर चौड़ाई कितनी है उसकी, तो D फाई उसकी एंगुलर चौड़ाई है ना। अच्छा, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है एलिमेंट में वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो पूरे वायर में ही ऐसे करके जा रहा है, तो इसमें भी करंट की डायरेक्शन ऐसे ही होगी। और कितना फ्लो हो रहा है, तो I करंट इसमें फ्लो हो रहा है। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको कि ये वाला करंट एलिमेंट और करंट एलिमेंट को पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी प्रेक्षण बिंदु से मिलाने वाली रेखा, चाहे मैं ये वाली रेखा ले लूँ चाहे मैं ये वाली रेखा ले लूँ, क्योंकि एलिमेंट बहुत छोटा सा है तो दोनों के एंगलों में कोई खास अंतर नहीं होगा। तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ये वाला एलिमेंट यानी कि करंट एलिमेंट की डायरेक्शन और करंट एलिमेंट को प्रेक्षण बिंदु से मिलाने वाली रेखा, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है मैंने उस एंगल को माना हुआ है थीटा। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है ये एलिमेंट और एलिमेंट को मिलाने वाली रेखा प्रेक्षण बिंदु से, इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है मैंने इसको थीटा माना हुआ है। ठीक है ना, इतनी जानकारी मैंने आपको इस एलिमेंट के बारे में दे रखी है। बशर्ते ध्यान ये रहना है कि मैंने थीटा अपनी ओर से कंसीडर किया हुआ है, DL अपनी ओर से कंसीडर किया हुआ है। साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूं कि एलिमेंट और प्रेक्षण बिंदु के बीच की जो दूरी है वो भी मैंने अपनी तरफ से कंसीडर कर रखी है, और कितनी मान रखी है, R मान रखी है। तो हमारा लास्ट में जब आंसर निकल के आए तो उनमें, उस आंसर में ये वाला कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें जो वैल्यू दे रखी है वो φ1 φ2 ये वैल्यू दे रखी है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है वो दी है, कितना करंट वायर में फ्लो हो रहा है ये दे रखा है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। तो हमारा कोई भी वेरिएबल आंसर में नहीं होना चाहिए। तो अब हम करते क्या है कि इस एलिमेंट ने इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाया है पहले ये निकाल लेते हैं, फिर इंटीग्रेट कर देंगे विद इन प्रॉपर लिमिट, और इंटीग्रेट करने के बाद में हमें ये पता चल जाएगा कि इस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड पूरे वायर ने, पूरे करंट कैरिंग वायर ने कितना बनाया है। चलिए सबसे पहले हम इस एलिमेंट के कारण यहाँ पॉइंट, इस पॉइंट पर निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बायो-सेवर्ट्स लॉ से। और बायो-सेवर्ट्स लॉ क्या है, B = μ0 अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r²। इसमें ज़रा वेरिएबल देख लेते हैं, I क्या है इसमें एलिमेंट में, बल्कि मैं इसको B के बजाय dB लिखूं क्योंकि एक छोटे से एलिमेंट के कारण आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। हाँ, तो I क्या होता है, एलिमेंट में फ्लो होने वाला करंट। ठीक है ना, dl क्या है, छोटे से अल्पांश की लंबाई, थीटा क्या है, अल्पांश, धारा अल्पांश और उसको प्रेक्षण बिंदु से मिलाने वाली रेखा, इन दोनों के बीच के बनने वाला एंगल है थीटा। और r क्या है, तो r जो है वो एलिमेंट और प्रेक्षण बिंदु के बीच की जो डिस्टेंस है वो है यहाँ पर r। तो ये तो फॉर्मूला हो गया। अब इनकी I की, dl की, थीटा की, r की, इन सब की वैल्यू इस जगह क्या क्या है वो देख लेते हैं ज़रा। ठीक है, तो सबसे पहली बात I की वैल्यू क्या है, dl की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है और r की वैल्यू क्या है, ये ज़रा देखें। सबसे पहले I की वैल्यू कितनी है, तो इसमें भी करंट I ही फ्लो हो रहा है तो I की जगह I। थीटा की वैल्यू कितनी है, तो थीटा
यहाँ भी हमने वो एंगल थीटा ही मान रखा है। अरे थीटा है क्या, थीटा जो है वो अल्पांश और इसको प्रेक्षण बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है, जो कि मैंने थीटा माना हुआ है ना, तो ये भी थीटा ही आएगा थीटा की जगह। dl, इसकी भी लेंथ मैंने dl ही मान रखी है, तो dl की जगह भी dl, और r क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है r, वो भी इत्तेफाक से मैंने r ही मान रखी है, तो r की जगह भी r ही आएगा। ये सारी वैल्यू रखूँगा, फिर से सेम लाइन मुझे मिलेगी, यानी कि dv इज इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई i dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये मुझे पता चल गया कि एक छोटे से एलिमेंट ने यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाया है। पूरा जो करंट कैरिंग वायर है वो कितना बनाएगा, उसके लिए हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे। लेकिन अभी मैं इसका इंटीग्रेशन इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इसमें वो वेरिएबल आ रहे हैं जो मैंने अपनी तरफ से कंसीडर कर रखे हैं। यानी इसमें थीटा आ रहा है, इसमें r है, इसमें dl है, ये चीज़ें आ रही हैं। और जब तक हम इनकी वैल्यू निकाल के यहाँ से नहीं रख देंगे तब तक हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। तो अब हमारा अगला स्टेप है कि हम इसमें ये वैल्यू हटाएं, यानी वहाँ से इनकी वैल्यू थीटा की, r स्क्वायर की, इन चीज़ों की वैल्यू निकाल के यहाँ पर रखेंगे, ताकि हमारा आंसर उन्हीं वेरिएबल, उन्हीं चरों के पदों में आए जिन चरों के बारे में हमें जानकारी दी गई है पहले से। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसे तो यहीं छोड़ देते हैं। ये तो हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और अब जरा हम यहाँ से पॉइंट बी से एक लंब डालते हैं, एक परपेंडिकुलर हमने गिराया है सामने वाली जो लाइन है AP पर, और मान लो यहाँ हमें एक पॉइंट मिलता है, एक नॉर्मल डाला है हमने पॉइंट बी से यहाँ पर, है ना, तो ये हमें पॉइंट N मिल गया। अब जरा इस ट्राइंगल पे ध्यान दें, ABN, ट्राइंगल ABN, ट्राइंगल ABN में साइन थीटा की वैल्यू जरा निकालें तो क्या होगी साइन थीटा की वैल्यू इस वाले ट्राइंगल में। अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो साइन थीटा की वैल्यू होगी ये अपॉन ये, है ना, लंब, और ये कर्ण हो गया, तो BN अपॉन AB, ये है साइन थीटा की वैल्यू, BN अपॉन AB। और BN AB के इनके क्या क्या मान है, तो BN की वैल्यू तो हमें निकालनी ही है, AB की वैल्यू है DL, ठीक है ना, ये DL है AB की वैल्यू। BN की वैल्यू अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो ये होगी DL साइन थीटा। ये हमें पता चल गया BN की वैल्यू कितनी है। अच्छा, इसको भी यहीं छोड़ देते हैं, सेकंड इक्वेशन। अब ये वाला ट्राइंगल लेते हैं BNP, ये वाला जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल BNP में, और फॉर्मूला लगाते हैं कौन सा, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, यानी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये वाले फॉर्मूले से। अब ये फॉर्मूला जो है वो इस वाले एंगल, इस वाले ट्राइंगल में अगर हम लगाएं तो यहाँ एंगल कितना बन रहा है, इस वाले ट्राइंगल में ये जो एंगल है वो कितना है, D5, है ना, इक्वल्स टू आर्क यानी कि चाप कितना है, ये है BN, हाँ, और रेडियस यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है जो कि स्मॉल r है। यहाँ से अगर मैं BN की वैल्यू निकालूँ तो ये होगी RD5, इक्वेशन नंबर थर्ड, है ना। अब देखो सेकंड इक्वेशन BN इज इक्वल्स टू DL साइन थीटा, थर्ड इक्वेशन BN इज इक्वल्स टू RD5, क्योंकि दोनों की वैल्यू BN है, इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सेकंड और थर्ड इक्वेशन से DL साइन थीटा इज इक्वल्स टू RD5, है ना। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड क्या कह सकते हैं हम, क्या DL साइन थीटा इज इक्वल्स टू RD5। हमें DL साइन थीटा की वैल्यू कम से कम मिल गई है, यहाँ रख लेते हैं उस वैल्यू को, ठीक है ना, पुटिंग दिस वैल्यू। और कौन से इक्वेशन में रखनी है, इक्वेशन फर्स्ट, ये वाली जो वैल्यू है DL साइन थीटा की, ये उठा के फर्स्ट इक्वेशन में रख लेते हैं, तब हमें मिलेगा DB इज इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई I, और DL की जगह क्या, RD5, अपॉन नीचे क्या है R स्क्वायर,
अब ये आर से ये स्क्वायर कैंसिल, डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई अपॉन आर। अभी भी मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि एक वेरिएबल और आ रहा है आर जो मैंने अपनी तरफ से माना हुआ है, इसको भी हटाना है। अब इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ये ट्रायंगल लेके चलते हैं, ये वाला ट्रायंगल ओ पी बी, ट्रायंगल ओ पी बी में यहाँ से अगर मैं cos फाई की वैल्यू निकालूँ, इस ट्रायंगल से cos फाई की वैल्यू निकालूँ तो cos फाई बराबर ये cos फाई बराबर ये अपॉन ये है ना, तो cos फाई बराबर क्या होगा, ओ पी अपॉन बी पी, आधार और ये कर्ण। तो मैं लिख सकता हूँ cos फाई इज इक्वल्स टू ओ पी अपॉन बी पी, और इनकी वैल्यू क्या क्या है, तो OP की वैल्यू कितनी है, ये है OP की वैल्यू D, तो D अपॉन BP की वैल्यू कितनी है, वो है R। और अगर मैं अब यहाँ से 1 अपॉन R की वैल्यू निकालूँ, क्योंकि cos फाई की वैल्यू क्या आ रही है, D अपॉन R, तो 1 अपॉन R की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ 1 अपॉन R, D को मैं इधर ले आऊँगा तो cos फाई अपॉन D, ये रही 1 अपॉन R की वैल्यू, ठीक है ना। और ये 1 अपॉन आर की वैल्यू कहाँ रख लेंगे, इस इक्वेशन में, इसको मैं कोई नंबर दे देता हूँ 4, तो यहाँ भी लिख देते हैं पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4, ठीक है ना। चौथे समीकरण में आप ये वैल्यू रख रहे हो फिर से 1 अपॉन आर की, तो ये आएगा डी वी इज इक्वल्स टू क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई आई डी फाई अपॉन आर। 1 अपॉन आर की वैल्यू क्या निकाल रखी है हमने, cos फाई अपॉन डी, तो मैं इसके आगे लिख सकता हूँ इंटू cos फाई अपॉन डी, है ना। 1 अपॉन आर की वैल्यू ऐसे कैसे रख दी है, यानी कि डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई cos फाई अपॉन डी इंटू डी फाई। ये हमें फाइनली पता चल गया कि छोटे से एलिमेंट ने पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया है वो ये है, वो भी मैग्नेटिक फील्ड छोटे से एलिमेंट का ही था, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आया है ये उन वेरिएबल के रूप में निकल के आया है जो हमें पहले से बताए गए थे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना। अब हम इसको इंटीग्रेट करके और निकाल सकते हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा पूरे करंट कैरिंग वायर के कारण। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं विद इन प्रॉपर लिमिट, यानी उचित लिमिट्स के मध्य में इसको इंटीग्रेट करता हूँ, है ना। तो पूरे वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड हम अगर उसको B से रिप्रेजेंट करें तो मैं लिख सकता हूँ B इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। अब बात आ जाती है लिमिट की कि लिमिट क्या लगानी है यहाँ पर। तो लिमिट हमें ये देखते हुए लगानी होती है कि हमने जिस वायर पर एलिमेंट लिए हैं छोटे छोटे, वो क्या लिमिट, वो क्या सीमाएं लें कि सारे एलिमेंट कवर हो जाएं। एक एलिमेंट यहाँ था, दूसरा, तीसरा, चौथा, एंड में जो आखिरी एलिमेंट था वो यहाँ पर था। तो मैं ऐसी क्या लिमिट लगाऊं कि ये सारे एलिमेंट कवर हो जाएं उसमें, ठीक है ना। पहली बात तो ये देखनी है। दूसरी बात ये भी देखनी है कि मैंने आपको जो एक एलिमेंट लेकर यहाँ सारी बातें करी हैं, इसके बारे में क्या बताया था, तो इसके बारे में ये बताया था कि इसकी पोजीशन जो है वो पॉइंट OP के सापेक्ष है फाई। कहने का मतलब इसकी पोजीशन जो हमने निर्धारित करी थी वो इस लाइन OP के रेस्पेक्ट में निर्धारित करी है ना। तो मुझे लिमिट जो लगानी है वो भी इसी के रूप में लगानी है, इस लाइन के अकॉर्डिंग ही लगानी है। अच्छा, एक लिमिट किसके फॉर्म में होनी चाहिए, एक बात समझ लेते हैं। जैसे B इज इक्वल्स टू, पहले मैं dV की वैल्यू रख लूँ ऊपर से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई cos फाई अपॉन डी और इंटू डी फाई, है ना, इंटू डी फाई। अब क्योंकि हम देख रहे हैं फाई के रेस्पेक्ट में ये इंटीग्रेशन किया जा रहा है ना, फाई के सापेक्ष हम ये समाकलन कर रहे हैं, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम जो लिमिट लगाएंगे वो भी कोण के पदों में ही आनी चाहिए, क्योंकि हम जो समाकलन कर रहे हैं वो भी कोण के सापेक्ष कर रहे हैं, तो लिमिट भी एंगल के पदों में आनी चाहिए। तो 2-3 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या ध्यान रखनी होती है लिमिट लगाने के लिए, एक बात मुझे ये ध्यान रखनी है कि मैं वो क्या लिमिट चुनूँ जिससे कि सारे अल्पांश, सारे एलिमेंट कवर हो जाएं, पहली बात। दूसरी
कि हमें जो लिमिट लगानी है उसके लिए पहले हमें ये देखना होता है कि हम इंटीग्रेशन किस वेरिएबल, किस राशि के सापेक्ष कर रहे हैं, उसी के पदों में हमें लिमिट लेनी होती है। और तीसरी बात हमें ये देखनी होती है कि जिस एलिमेंट को कंसीडर करके तुमने ये पूरी भूमिका बनाई है उसकी पोजीशन जो निर्धारित करी थी वो किस पॉइंट, किस लाइन के रेस्पेक्ट निर्धारित करी थी, उसी लाइन के रेस्पेक्ट में आप लिमिट लगाओगे। तो मैंने इसके बारे में जो बताया था कि ये फाई एंगुलर पोजीशन पर है, तो इसका मतलब हमें जो लिमिट लगानी है वो भी इसी लाइन के रेस्पेक्ट में लेके लगानी है। तो आप देखें, अगर मैं एक लिमिट ले लेता हूँ φ1, ठीक है ना, लोअर लिमिट अगर मैं φ1 ले लेता हूँ तो ये φ1 एंगल इतने वायर को कवर कर रहा है, और दूसरी अपर लिमिट अगर मैं φ2 ले लूँ, ये जो एंगल है ये वाला, ये है φ2, तो दूसरी लिमिट अगर मैं φ2 ले लूँ तो इतना वायर कवर हो जाएगा, φ1 में इतना कवर हो रहा है और φ2 में इतना कवर हो रहा है, ठीक है। तो सही है, पूरा वायर यानी कि सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे यहाँ से यहाँ तक के। तो हम लोअर लिमिट क्या लेंगे φ1 और अपर लिमिट क्या ले सकते हैं φ2। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा एक लॉजिक है, क्या कि φ1 एंगल जो बन रहा है इस बेस लाइन से, मैं इसको बेस लाइन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने जिन भी पॉइंट्स की पोजीशन बताई है, चाहे वो x हो, चाहे वो y हो, ये वाले, चाहे वो इस वाले पॉइंट की, इस वाले एलिमेंट की पोजीशन है, वो इस लाइन के रेस्पेक्ट में ही तो बताइए। तो ये मेरे लिए बेस लाइन है, आधार रेखा है। तो ये जो φ1 एंगल है वो बेस लाइन से नीचे है और φ2 एंगल जो है बेस लाइन से ऊपर है। तो इसीलिए अगर मैं ऊपर वाले एंगल को पॉजिटिव लेके चलता हूँ तो नीचे वाला जो एंगल है φ1 वो होगा नेगेटिव। या फिर आप ऐसे समझ लो कि अगर मैं लिमिट यूँ ही लगा दूँ φ1 से φ2, नहीं देखूँ उसमें कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव, तो φ1 जो इतना एंगल नीचे बन रहा है ये φ1 एंगल उतना ऊपर भी तो बन सकता है। जैसे φ1 एंगल इतना है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ भी तो हो सकता है। जैसे सपोज करो φ1 की वैल्यू 30 डिग्री, 30 डिग्री है ना, तो 30 डिग्री का कोण अगर नीचे बन सकता है तो 30 डिग्री का कोण ऊपर भी तो बन सकता है। अगर मैं दोनों ही लिमिट पॉजिटिव ले लेता हूँ तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर φ1 एंगल यहाँ कहीं बना, सोचो ये वाला एंगल अगर φ1 बन रहा है तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं और φ2 यहाँ तक जा रहे हैं। अगर हम ये देख रहे हैं कि ये φ1 एंगल यहाँ बन जाता है बाई चांस ऊपर की तरफ, नीचे तो यहाँ बन रहा है, ऊपर की तरफ देखूंगा तो मान लो वो 30 डिग्री यानी कि φ1 यहाँ बन रहा है। तो लिमिट अगर मैं φ1 से φ2 लगा दूंगा तो हमारा तार यहाँ से शुरू होगा और φ2 यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा, यानी कि इतने तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा केवल। और हमें निकालना है पूरे तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड। तो पूरा तार जो है वो तब कवर होगा जब तुम एंगल नीचे से स्टार्ट करो, और नीचे से स्टार्ट करने के लिए मुझे ये जो एंगल है φ1 वो नेगेटिव लेना पड़ेगा। अगर मैं पॉजिटिव ले देता हूँ तो ये φ1 ऊपर से ही शुरू हो जाएगा, और अगर φ1 यहाँ तक आता है तो यहाँ से शुरू होगा तार, यहाँ तक ख़त्म होगा। हम इतने अल्पांशों, इतने तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे होंगे, ना कि पूरे वायर के कारण। तो इसीलिए नीचे वाली लिमिट नेगेटिव और ऊपर वाली पॉजिटिव। हाँ, आप चाहें तो ऐसा ज़रूर कर सकते हैं कि ऊपर वाली लिमिट को नेगेटिव मान लें तो नीचे वाली पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन हम क्या कि वो परिपाटी के अकॉर्डिंग हमेशा ऊपर वाली, जैसे एक्स एक्सिस से ऊपर वाला जो एक्सिस होता है वाई वो पॉजिटिव और नीचे जो है वो नेगेटिव। तो इसीलिए मैंने ऊपर वाली लिमिट को यानी φ2 को पॉजिटिव ले रखा है और नीचे वाली लिमिट जो है φ1 उसको नेगेटिव ले रखा है। यही लिमिट यहाँ -φ1 से φ2, इन लिमिट्स के मध्य में। और अब अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले जो कांस्टेंट है इनमें वो सब बाहर ले आते हैं। जैसे μ0/4π कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले आए। करंट I की वैल्यू क्या कांस्टेंट है? अच्छा, हम कांस्टेंट मानते किसको है? मैंने ये एलिमेंट यहाँ लिया था, यहाँ 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 कहीं भी एलिमेंट ले लूँ, वो कौन कौन सी राशियाँ हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, उनको हम कांस्टेंट मानेंगे। तो एलिमेंट कहीं भी ले लो, करंट तो सब में से ही I जाएगा, इसलिए I कांस्टेंट है। एलिमेंट यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, लेकिन D की वैल्यू सबके लिए सेम है क्योंकि मैंने D यहाँ से यहाँ तक की ले रखी है, उसका किसी एलिमेंट से कोई लेना देना ही नहीं है। मैंने एलिमेंट यहाँ लिया था लेकिन D तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, तो D भी कांस्टेंट है। I और D ये भी कांस्टेंट है। बाकी फाई के रेस्पेक्ट में तो हम इंटीग्रेशन कर ही रहे, तो I और D ये और बाहर आ जाएंगे। अब अंदर क्या बचेगा? -φ1 से φ2 cos φ
डी फाई, है ना। अब कॉस फाई का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। कॉस फाई को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन फाई, और लिमिट लगाएंगे -φ1 से φ2, है ना। अब लिमिट रख देते हैं इधर, तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और देखिए साइन φ2 माइनस साइन -φ1, है ना। अब आपको जैसे कि पता है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है माइनस साइन थीटा, तो ऐसे ही साइन -φ1 को मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन फाई, तो माइनस साइन फाई ये और माइनस ये क्या प्लस साइन फाई हो जाएगा, तो प्लस साइन फाई प्लस साइन φ1 प्लस साइन φ2, तो ये हो गया b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन φ1 ये वाला प्लस साइन φ2। ये अपना आंसर निकला फाइनली। तो अभी अभी हमने ये वाला फॉर्मूला ड्राइव किया है, किसके कारण कि एक करंट कैरिंग वायर है, वो भी कोई न कोई परिमित लंबाई का है, एक फाइनाइट लेंथ का वायर है करंट कैरिंग, और उसके कारण डी डिस्टेंस पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी, उस डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वो इतना फील्ड क्रिएट होता है, जिसमें आई क्या है, तो आई उस वायर में फ्लो होने वाला करंट है, डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, φ1 और φ2 क्या है, तो उस वायर के निचले और ऊपरी पॉइंट की एंगुलर पोजीशन है प्रेक्षण बिंदु P के सापेक्ष, ठीक है। अब यहाँ से आगे चल के हम थोड़ी अलग अलग सिचुएशन देखते हैं इसके लिए। केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट में हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि अब के बाद जो हमारे पास वायर है वो इनफाइनाइट लेंथ का है ना, अनंत लंबाई का है, क्योंकि अभी तक जो हमने वायर ले रखा था वो तो एक सीमित लंबाई का था, निश्चित लंबाई का था, और यहाँ कहीं मैंने वो पॉइंट ले रखा था जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, ठीक है ना। ये वाला जो एंगल हमने दिखाया हुआ था पिछले वाली डेरिवेशन में वो था φ1, और ये वाला जो एंगल था वो था φ2, है ना। लेकिन वायर जो है वो इनफाइनाइट लेंथ का है, यानी कि ये वाला सिरा भी अनंत तक जा रहा है और ये वाला सिरा भी अनंत तक जा रहा है, क्योंकि वायर अनंत लंबाई का है। सोचो अगर तार का ये वाला सिरा यहीं तक होता तो ये वाला एंगल इतना बन रहा था, ये रेखा यहाँ आके मिलती, है ना। अगर ये सिरा थोड़ा और ऊपर होता तो रेखा यहाँ कहीं आके मिलती, एंगल थोड़ा बढ़ जाता, और ऊपर होता तो ये रेखा यहाँ आके मिलती, एंगल थोड़ा और बढ़ जाता। ऐसे करते करते अनंत पर होता, तो अब अगर ये अनंत पर जाके रेखा मिलनी है तो उसके लिए ये वाली रेखा को इस तार के समांतर होना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक चीज़ पहले से पता है कि दो समांतर लाइन कहाँ मिलती हैं, वो अनंत पर मिलती हैं। तो अब के बाद ये रेखा यहाँ नहीं मिल सकती, यहाँ नहीं मिल सकती, यहाँ नहीं मिल सकती, क्योंकि ये वायर कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, और दो लाइन अनंत पर तब मिलती है जब एक दूसरे के पैरेलल हों। तो ऐसी कंडीशन में ना लाइन ऐसी होगी ना ऐसी होगी, अब की बार ये लाइन ऐसी होगी, तो φ2 एंगल अब की बार इतना होगा ये, और ये एंगल कितना है, तो ये है 90 डिग्री, सही है ना। देखो ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये इसके पैरेलल है, तो मैं कह सकता हूँ ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री का बनेगा। सेम ऐसी सिचुएशन, ये वायर अगर नीचे अनंत तक जा रहा है, यहाँ तक होता तो ये एंगल इतना बनता, और थोड़ा सा नीचे होता तो एंगल इतना होता, लेकिन इसको तो रेखा को कहाँ जाके मिलना है, अनंत पर मिलना है, और अनंत पर तब मिलेगी जब ये वाली रेखा इसके पैरेलल हो। तो ये वाला एंगल जो होगा ये फिर से, जिसको हमने φ1 बोला, वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इस सिचुएशन में φ1 और φ2 दोनों के ही जो मान होंगे वो 90 डिग्री हैं, और दोनों की वैल्यू 90 है, तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, है ना, साइन 90 प्लस साइन 90, तो ये 1 और ये 1 2 हो गया, और 2 से इसको 2 बार काट लेंगे, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आया है ये एक ऐसे वायर के कारण निकल के आया है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। ये वाले वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है और इसकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है। ऐसे वायर के किसी एक पॉइंट से और डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला और वो इतना मिला। ये हो गया केस फर्स्ट।
अब केस सेकंड केस में मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि अब की बार हमारे पास जो वायर है वो फिर से इनफाइनाइट लेंथ का है, लेकिन अब की बार जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ कहीं से डी दूरी पे नहीं है, बल्कि एक सिरे से डी दूरी पर है। ठीक है ना, ये वायर का एक सिरा है, इससे परपेंडिकुलर लंबवत दूरी डी पर वो पॉइंट है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और वायर अभी भी इनफाइनाइट लेंथ का है। एक सिरा तो यहाँ है और दूसरा कहाँ होगा, तो वो अनंत पर होगा। इस वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है, इसके कारण हमें पता करना है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा। इससे पहले जो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला है वो सीमित लंबाई के तार के कारण निकाला है, जिसमें पॉइंट P जो था वो यहाँ कहीं था, ये एंगल φ1 बन रहा था और ये जो एंगल बनता था वो φ2 बनता था। अब ज़रा सोचो, अब की बार पॉइंट P जो है एक सिरे पर ले आए हैं हम यहाँ, यानी कि अब की बार नीचे की तरफ कोई वायर बचा ही नहीं है, और नीचे की तरफ क्योंकि कोई वायर नहीं है तो ये वाला जो एंगल है φ1 जिसको मैंने बोला हुआ था वो हो गया 0, क्योंकि ये वायर इतना एंगल बना रहा था, ये वाला वायर और कम कर दूंगा तो एंगल और छोटा हो जाएगा, और बिल्कुल ही ख़त्म कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 0। यानी कि अब की बार इस लाइन के नीचे बिल्कुल भी तार नहीं है, तो इसका मतलब उसका एंगल भी 0 है। तो ये वाला एंगल यानी φ1 की वैल्यू तो हो गई 0, है ना, φ1 इज इक्वल्स टू हो गया 0। और φ2 क्योंकि ये इनफाइनाइट है, अनंत तक पे जा रहा है, तो इसका मतलब ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, तब φ2 की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री। तो φ2 की वैल्यू कितनी बनती है 90 डिग्री। ऐसी सिचुएशन में अब जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो है μ0I/4πd sin φ1 यानी कि 0 प्लस साइन φ2 यानी कि 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, ये 0 हो गया और ये हो गया 1। तो आंसर क्या आया, B इज इक्वल्स टू μ0I/4πd। ये भी इनफाइनाइट लेंथ के कोई भी करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकल के आया है, लेकिन ये उस सिचुएशन में है जब हमने पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को एक एंड से डी डिस्टेंस पे ले रखा है तब। केस थर्ड, और इस केस में हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास जो करंट कैरिंग वायर है फिर से वो फाइनाइट लेंथ का है, यानी कि सीमित लंबाई का है, लेकिन अब की बार जो प्रेक्षण बिंदु है वो उसके लंब अर्धक पर है ना। जैसे ये है वायर निश्चित लंबाई का है, ना कि अनंत लंबाई का है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। ये वायर जो है ये इसका मिडिल पॉइंट है वायर का, ये ठीक है ना, बिल्कुल सेंटर है ये O, और यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन खींच रखी है। इस लाइन को बोलेंगे इस वायर का लंब अर्धक। लंब अर्धक का मतलब एक ऐसी लाइन, एक ऐसी रेखा जो इस वायर के परपेंडिकुलर हो और इसको आधे आधे दो समान भागों में डिवाइड कर रही हो। तो अब की बार जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जो प्रेक्षण बिंदु है, वो इस रेखा पर है, ठीक है ना कहीं कितनी दूरी पर है, तो d दूरी पर है। अब हमें इस पॉइंट P पर बताना है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो पहले φ1 और φ2 देख लेते हैं। ये वाला जो एंगल होता था ये φ1 होता था, ये वाला है ना, और ये जो एंगल होता था ये φ2 होता था। लेकिन अब की बार ये और ये दोनों ही भाग सेम लेंथ के हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला और ये वाला दोनों एंगल भी सेम होंगे। तो मैंने इसको भी φ मान लिया और इसको भी φ मान लिया, यानी अब की बार φ1 और φ2 दोनों की ही वैल्यू सेम है, और कितनी है तो हमने उसको φ माना हुआ है। तब φ1 और φ2 दोनों की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं। ऐसी सिचुएशन में B इज इक्वल्स टू μ0I/4πd साइन φ प्लस साइन φ, ये हो गया डबल साइन φ। तो 2 साइन φ, 2 से आप 4 को 2 बार काट लेंगे, तो B इज इक्वल्स टू μ0I/2πd, तो ये रहेगा, और इंटू साइन φ, है ना। अब वैसे तो हम इसको यहीं तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर मुझे ये एंगल न बता के वायर की लेंथ बता दी जाए, क्योंकि सीमित लंबाई का तार है तो इसकी लेंथ भी हमें पता होगी। मैं मान के चल रहा हूँ कि इसकी जो लंबाई है तार की वो L है। अगर इसकी लंबाई L है तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो होगी L/2, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो है D। तो ये वाली जो डिस्टेंस आएगी निकल के, ये वाली जो लंबाई होगी पाइथागोरस से, वो कितनी होगी
एल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस डी स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो मुझे इसकी वैल्यू पता चल गई है। अब अगर इसकी वैल्यू मुझे पता चल गई है तो यहाँ से ये वाले ट्राइंगल से मैं साइन फाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ। साइन फाई की वैल्यू अगर यहाँ से कैलकुलेट करी जाए तो क्या होगी, लंब और ये कर्ण हो गया, यानी कि एल अपॉन 2 और अपॉन ये स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस डी स्क्वायर। ये हमें साइन फाई की वैल्यू मिल गई। वो वैल्यू उठा के साइन फाई की जगह रख लेंगे तो हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी, क्या, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी इंटू ये वैल्यू रखनी एल अपॉन 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस डी स्क्वायर, है ना। तो देखो 2 नीचे आएगा और ये 2 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मैं लिख सकता हूँ इसको b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी और इंटू एल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस डी स्क्वायर। अब की बार मैग्नेटिक फील्ड इतना बन रहा है इस कंडीशन में। और अब लास्ट में फोर्थ केस है कि हमारे पास फिर से एक सीमित लंबाई का फाइनाइट लेंथ का वायर है, करंट कैरिंग वायर है, और उसके एक सिरे से डी डिस्टेंस पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में आपको बता रहा हूँ कि ये फाइनाइट लेंथ का एक वायर है, आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है। और अब की बार वो पॉइंट कहाँ है जहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो वो पॉइंट है एक सिरे से, एक एंड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पर है, यानी कि ये है वो पॉइंट जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। ठीक है, अब यहाँ से हम φ1 और φ2 की बात कर लेते हैं एक बार। देखो ये वाला जो एंगल होता था ऊपर का वो होता था φ2 और नीचे की तरफ जो होता था वो होता था φ1, जैसे कि हम ये वाला डेरिवेशन निकाल के लाएँ उसके अकॉर्डिंग, है ना। अब क्योंकि नीचे की तरफ कोई वायर नहीं है तो नीचे वाले एंगल की वैल्यू 0 और ऊपर वाला जो एंगल है जो भी है मैं उसको φ मान के चल रहा हूँ, है ना। तो इस कंडीशन में φ1 की वैल्यू तो रही 0 और φ2 की जो वैल्यू रही वो कितनी है, ये मैंने मान रखा है इसको अपनी तरफ से φ रख दें ऊपर। तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, इधर साइन 0 प्लस साइन φ, है ना। अच्छा, साइन 0 तो 0 हो गया तो मैं लिख सकता हूँ b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू साइन φ। अब फिर से अगर इस वायर की लेंथ हमें बता दी गई है कि इसकी लेंथ है l, तो फिर मैं यहाँ से साइन φ की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये l है ये d है, तो ये जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं साइन φ की वैल्यू निकालूँ तो वो साइन φ की वैल्यू क्या होगी, ये अपॉन ये, यानी कि l अपॉन रूट में एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तब साइन φ की वैल्यू इसकी जगह रख लेते हैं, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू साइन φ, यानी कि ये l अपॉन रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है ना। तो फाइनली मैग्नेटिक फील्ड ये इतना निकल के आया।